Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 9 of chapter number 14, ecosystem. So within this session we discuss about the nutrient cycling. जितने भी nutrient है, minerals है, chemicals है, inorganic elements है, वो inorganic elements का किस तरह से cycling होता है वो process हमें discuss करनी है ये session के अंदर. So you have studied that organisms need a constant supply of nutrient to grow, reproduce and regulate the various body functions. अब ये nutrient, minerals, inorganic element की organisms को ज़रूरत क्या है? Continuously supply अगर होती रहेगी then and then only उसका growth, reproduction या तो various body के functions जो है वो regulate हो पाएंगे. Now amount of nutrient as like carbon, nitrogen, phosphorus, calcium are present in soil at any given time is referred to as the standing state. बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि एग्जांपल्स दिए हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, वो सब सोइल के अंदर दिए हुए टाइम में जितना होता है इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडिंग स्टेट. नाउ इट वेरीज. It differ in the different kinds of ecosystem and also on a seasonal basis. अब 10 जगह से सोइल का सैंपल ले लो तो 10 जगह में या तो 10 इकोसिस्टम से सोइल का सैंपल ले लो तो 10 जगह में आपको हर एक मिनरल का कंसंट्रेशन अलग अलग मिलेगा. इवन अलग अलग सीजन में आप एक ही टाइप की सोइल देखो तो उसके अंदर भी ये मिनरल्स या तो न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन जो है वो अलग अलग होगा. Now what is important to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystem, rather they are recycled time and again indefinitely. यहाँ पे appreciation क्या है कि भाई जितने भी nutrients हैं वो ecosystem से कभी भी loss नहीं होने चाहिए पर उनका recycling होना चाहिए time to time ताकि हमें इनडिफाइनेटली जितनी भी ज़रूरत है उतना हम लोगों को कंटिन्यूसली वो न्यूट्रिएंट मिल सके. सो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये न्यूट्रिएंट की कंटिन्यूसली साइकिल रन करनी. सो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स आपको पता है ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर, हेटेरोट्रॉप्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर. तो सोइल में से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस और उनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा डिकम्पोजर के सपोर्ट से. सो इस तरह से न्यूट्रिएंट एलिमेंट का इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स में मूवमेंट करवाने की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. नाउ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का एक और भी नाम है जिसको बोला जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल. सो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का दूसरा नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल. अब सभी वर्ड अगर आप सेपरेट करके देखो सो बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब होता है रॉक्स, एयर, वाटर और वी कैन से दैट सोइल, एंड केमिकल एलिमेंट तो एग्जांपल ले लेते कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर. सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आर कंटिन्यूसली गो राउंड इन साइकिल. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग, इस तरह से कंटिन्यूसली साइकिल में मूव होता रहता है. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल मीन्स इट्स अ साइक्लिक पाथवे थ्रू विच केमिकल एलिमेंट ट्रैवल फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म इनटू द एनवायरमेंट. कि केमिकल एलिमेंट का साइक्लिक पाथवे चलता रहता है कि भाई एनवायरमेंट से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से फिर से एनवायरमेंट. सो रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली उनका जो साइक्लिक पाथवे है उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन किया जाता है एज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. सो ये एक जस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कि किस तरह से न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू होता रहता है. इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये है रिजर्वॉयर, सोइल, जिसमें से एक्सचेंज पूल मिनरल्स को इनवर्ड या तो आउटवर्ड एंट्री करवाएगा. मिनरल्स प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर में मूव होता रहता है.
और फाइनली ये एरो से वो इनवर्ड एंट्री करेंगे और यहाँ से वो एग्जिट होंगे। तो ये है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स। तो उसमें बायोटिक कम्युनिटी आ सकती है और रिजर्वोयर मतलब सोइल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नाउ न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला है गैसियस और दूसरा है सेडिमेंटरी। अब दोनों के बीच का एक ही डिफरेंस है कि भाई रिजर्वोयर अगर है सो रिजर्वोयर ऑफ गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर। गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल का जो रिजर्वोयर है, सोर्स है, वो कहाँ पे होगा? एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है। वेयर सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करो तो उनका जो रिजर्वोयर है इज लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट, मीन्स वी कैन से दैट कहाँ पे होगा वो? सोइल में, जैसे कि सल्फर साइकिल है और फॉस्फोरस साइकिल है। नाउ ये गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल हो या सेडिमेंट्री हो, दोनों को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज लाइक सोइल, मॉइस्चर, पीएच एंड टेम्परेचर, all are regulate the rate of release of nutrient into the atmosphere। तो एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूट्रिएंट कितना रिलीज होगा उनका डिपेंडेंस होता है वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है, सोइल है, मॉइस्चर है, पीएच है, टेम्परेचर। तो ये सब अगर फेवरेबल है तो एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज़्यादा रिलीज होगी, और अगर फेवरेबल नहीं है तो कम क्वांटिटी में वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगा। तो जितने भी रिजर्वोयर है मीन्स उनके सोर्सेस, तो ये रिजर्वोयर या तो सोर्सेस के मेन फंक्शंस क्या है? टू फुलफिल विथ द डेफिशिएंसी या तो शॉर्टेज विच अकर्स ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स। इनफ्लक्स इनवर्ड मूवमेंट, ईफ्लक्स आउटवर्ड मूवमेंट। अब ये इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से कभी कभार सब्सटेंस, कोई मिनरल्स की क्वांटिटी इम्बैलेंस हो जाती है। तो ये इम्बैलेंस हो गई क्वांटिटीज़ की डेफिशिएंसी या तो शॉर्टेज को कौन फुलफिल करता है? उसका रिजर्वोयर। अब सिलेबस के अंदर आप लोगों को दो टाइप की साइकिल्स डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट साइकिल है इकोसिस्टम के अंदर का कार्बन साइकिल, कि कार्बन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब कार्बन मतलब आपको पता है एक टाइप का गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल है। सो व्हेन यू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आप स्टडी करो तो उसकी बॉडी के अंदर कार्बन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज नेक्स्ट ओनली टू द वाटर। तो सबसे पहले ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है, देन आफ्टर वाटर कार्बन का कंस्टिट्यूशन होगा ड्राई वेट में कितना? 49%। So if you look at the total quantity of global carbon, we find that 71% carbon is found dissolved in the ocean। कि भाई ग्लोबल कार्बन मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी कार्बन है उनमें से आउट ऑफ 100% 71% कार्बन कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? ओशियन के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में देखने को मिलेगा। सो ओशियन के अंदर इतना सारा कार्बन है, सो ओशियनिक रिजर्वोयर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट का रेगुलेशंस कौन करता है? ये ऑर्गेनिक फॉर्म में दिखने वाला ओशियनिक रिजर्वोयर। नाउ एक स्टेटमेंट दिया है कि डू यू नो दैट द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन। एटमॉस्फेयर में खाली 1% कार्बन है टोटल ग्लोबल कार्बन का, कि पूरी दुनिया में जितना कार्बन है उनमें से 71% आपको मैंने बताया ओशियनिक वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में, बाकी का 1% ही खाली एटमॉस्फेयर में है। ओके, अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है कार्बन साइकिल, कि कार्बन साइकिल किस तरह से जनरली परफॉर्म होती। ओके, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले फॉसिल फ्यूल्स, vehicular exhaust are also represent a reservoir of carbon। तो कार्बन साइक्लिंग occurs through the atmosphere, ocean and through living and dead organisms। फॉसिल फ्यूल देखो तो वो भी कार्बन का एक रिजर्वोयर है, क्योंकि उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर जनरेट होते हैं।
सो कार्बन का साइक्लिंग करवाने के लिए या तो कार्बन का साइक्लिंग किसके थ्रू होता रहता है, तो एटमॉस्फेयर, ओशन, लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स. सो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेशन 4 multiplied by 10 raised to 13. So according to one estimation 4 multiplied by 10 raised to 13 kilogram of carbon is fixed annually in the biosphere through the photosynthesis. सोचो 4 into 10 raised to 13 किलोग्राम कार्बन फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑल ओवर द बायोस्फीयर पर ईयर फिक्स होता है. So considerable amount of carbon is returned to atmosphere in the form of CO2. चलो 4 into 10 raised to 13 किलोग्राम फिक्स हुआ तो उनमें से कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन एटमॉस्फेयर में रिटर्न भी आता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 थ्रू द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एज वेल एज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिकम्पोजर. सो डिकम्पोजर, कंज्यूमर या तो प्रोड्यूसर्स जब रेस्पिरेशन करेंगे तो बहुत सारा CO2 बॉडी से रिमूव होगा और वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा. अब हम लोग साइकिल एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ओके, ये आपको दिख रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर का CO2. तो वो CO2 फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस से एक्वेटिक फूड चेन के अंदर आएगा, CO2 इन वाटर. अब ये CO2 में भी पॉसिबल है कभी कभार कैल्सेरियस सेडिमेंट के फॉर्म में, डीके ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में सेडिमेंट में रह जाता है. दूसरी बात, बहुत सारा कार्बन रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन नाम की प्रोसेस से फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर मूव हो सकता है. तो जितने भी प्लैंकटन है या तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन के थ्रू भी CO2 एटमॉस्फेयर में रिमूव होगा. ये एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल फूड चेन का कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में आया, प्लांट को कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, तो उनकी बॉडी के थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिमूव हो सकता है. तो ये आपको दिख रहा है डेट्राइटस फूड चेन. ऑर्गेनिक सेडिमेंट या तो कैल्सेरियस सेडिमेंट जो कार्बन एटमॉस्फेयर से रिमूव होगा. ओके, दूसरे कौन से सोर्सेस हैं? तो एक है बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फ्यूल वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिज जो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं. नेक्स्ट वन है कम्बशन ऑफ फोसिल्स फ्यूल फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. सो ये सभी नंबर ऑफ कंपोनेंट कहीं ना कहीं कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं. इवन ये भी आप देख सकते हो कि भाई CO2 जो एटमॉस्फेयर में है उसको बढ़ाने का काम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड वुड, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फाइटोप्लैंक्टन में आया. फाइटोप्लैंक्टन या तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो, हायर लेवल कंज्यूमर्स हो, वो सब सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू फिर से एटमॉस्फेयर में CO2 डालेंगे. इवन एक्वेटिक के अंदर देखो और टेरेस्ट्रियल के, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू CO2 फिक्स होगा, फिर से वही CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर रेस्पिरेशन नाम की प्रोसेस से रिलीज हो जाएगा. सो ये था कार्बन साइकिल. Now decomposers also contribute substantially to CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of land and ocean. तो ओशन या तो लैंड के डेड ऑर्गेनिक मैटर या तो कोई वेस्ट मटेरियल को जब वो डिकम्पोजर डिग्रेड करते हैं तो बहुत सारा CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. सो सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू द सेडिमेंट एंड रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन. एज अर्लियर सेज दैट थोड़ा बहुत कार्बन साइकिल से रिमूव हो जाता है क्योंकि सेडिमेंट के फॉर्म में वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, एंड वी कैन से दैट दे आर रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन. सो बर्निंग ऑफ वुड है, फॉरेस्ट फायर, कम्बशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज आर द एडिशनल सोर्सेज फॉर रिलीजिंग ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर. तो CO2 जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उसके लिए भी बहुत सारी ये एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल हैं. इवन ह्यूमन एक्टिविटीज आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल, क्योंकि आजकल कितनी सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है. सो उसके पीछे का रीज़न रैपिड डिफॉरेस्टेशन, नंबर ऑफ ट्रीज को कट करना, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट. तो पहला रैपिड डिफॉरेस्टेशन और दूसरा है
burning of fossil fuel for energy and transport have significantly increased the rate of release of carbon dioxide into the atmosphere. तो ये है ह्यूमन एक्टिविटी जो कार्बन साइकिल को इन्फ्लुएंस्ड करते रहती है. नेक्स्ट प्रोसेस है एक जनरल पॉइंट कार्बन का फिक्सेशन. नाउ वी नो दैट कार्बन फिक्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ. तो कार्बन फिक्सेशन में जनरली होता क्या है? कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होना किस में से? CO2 में से. कौन सी प्रोसेस के थ्रू? थ्रू दी फोटोसिंथेसिस. सो विच आर ड्राइवन बाय द ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर. तो वो क्या करेगा? CO2 को यूज करके शुगर बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और वी कैन से दैट वाटर और क्लोरोफिल. सो सनलाइट का जनरली यूटिलाइजेशन होता है टू क्रिएट दी एनर्जी. तो ये एनर्जी को क्रिएट करने के लिए कौन यूज करेंगे हम लोग? सनलाइट, विच आर स्टोर्ड इन केमिकल कंपाउंड. अब केल्विन साइकिल के अंदर जनरली एनर्जी यूज्ड होती है टू ट्रांसफॉर्म दी कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दी शुगर. तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस का नाम है कार्बन फिक्सेशन. ना कार्बन को फिक्स करने के लिए ज़्यादातर जो साइकिल यूज होती है उसका नाम है केल्विन साइकिल. सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज द केल्विन साइकिल. सो यहाँ पे 3 अलग अलग रास्ते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन को फिक्सेशन करवाने के. उससे पहले मैं आपको एक जनरल प्रोसेस बता दूं कि एक्चुअल में लाइट और वाटर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा. किसके सपोर्ट से? ATP और NADPH2. पर इन दोनों को जनरेट करने के लिए आपको पता है लाइट रिएक्शन करनी है. जैसे ही ये दोनों मिलेंगे केल्विन साइकिल होगा. क्या मिलेगा हमें? शुगर. और बाई प्रोडक्ट होगी NADP, ADP प्लस PI और रिलीज होगा ऑक्सीजन. तो ये 3 रास्ते कौन कौन से? तो पहला होता है आपको पता है C3 प्लांट. तो C3 प्लांट केल्विन साइकिल का इनिशियल स्टेप है और उसके अंदर जैसे ही CO2 ऑर्गेनिक मैटर के अंदर इन्वॉल्व होता है सबसे पहले बनने वाला प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन का जिसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो मेजोरिटी टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर यही बनेगा. ना थोड़े बहुत ऐसे प्लांट्स है जैसे कि C4 प्लांट जिसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है 4 कार्बन का जिसका नाम है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड. इसकी स्पेशलिटी आपको पता है क्रेन्स एनाटोमी होगी. तो एग्जाम्पल्स है शुगर केन या तो मेज. नेक्स्ट वन CAM, कैल्सुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. अब आपको पता है ये एरिड मतलब ड्राई या तो डेजर्ट कंडीशन का एक एडेप्टेशन है जहाँ पे CO2 एंटर होता है थ्रू दिस स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट. तो ऐसे स्टोमेटा को आपको पता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है. तो नाइट में क्या होता है? जो CO2 आया है उनका कन्वर्जन किस में होगा? ऑर्गेनिक एसिड में. और वो ऑर्गेनिक एसिड होता है मैलिक एसिड. अब ये मैलिक एसिड डे के टाइम पे CO2 रिलीज करेगा. सो विच रिलीज CO2 फॉर द यूज इन केल्विन साइकिल ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज्ड, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वाटर का जो लेवल है वो कम होता है. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द कार्बन साइकिल एंड कार्बन फिक्सेशन. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.